चलिए, आज हमें एसक्यूएल इंजेक्शन का प्रैक्टिकल देखना था। तो उस पर काम करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन के मैंने आपको टाइप्स बताए थे, वहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। टाइप्स तक कोई डाउट? चलिए, अब एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कैसे करना होता है। तो जो भी आईपी एड्रेस आ रहा है इसको ओपन कर लीजिए आप। आप भी अपना डीवीडब्ल्यू नहीं, पहले हम लोग जो ओवास बीडब्ल्यू था उसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम जो इस बार एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसका नाम है म्यूटिलिडाई। ओवास म्यूटिलिडाई सेकेंड इस एप्लीकेशन का नाम है, इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर ये ओवास परफॉर्म करने के लिए जो ये आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ मैं, उसको समझने के लिए आप सबसे पहले जाइए ओवास 2013 A1 SQLi और यूजर इन्फो पे। एकदम सीधे सीधे ही जाना है आपको। एक्सट्रैक्ट डेटा एंड यूजर इन्फो, इस पे क्लिक करिए। और यहाँ पर आपके सामने ये जो एक लॉगिन पेज आपके सामने आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, पहला है नेम और दूसरा है पासवर्ड। तो जिस पैरामीटर के सामने आपको जो वैल्यू डालनी है आप डालिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने आप लोगों को, कि जब आप डेटाबेस की तरफ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भेजोगे जिसको आपका डेटाबेस प्रोसेस नहीं कर पाएगा, तो वो क्या जनरेट करेगा, एक एरर। और उस एरर में आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आएगी जो कि डेटाबेस के बारे में, डीबीएमएस के बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। राइट। तो वो एरर कैसे जनरेट कराना है, आप हमेशा याद रखिए। एरर को जनरेट कराने के लिए आप सिंगल कोड जैसे कैरेक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं। सिंगल कोड क्यों, इसका रीजन अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। पासवर्ड में कुछ भी डाल दीजिए और एक बार क्लिक करिए इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। अब आपको एक एरर मैसेज दिख रहा है। तो इतना बड़ा एरर मैसेज नहीं दिखेगा आपको। आपको जो रियल लाइफ में दिखेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख सकता है बस। ये जो पार्ट है जहाँ पर एरर लिखा हुआ है, ये पार्ट आपको स्क्रीन पर रियल वेबसाइट्स में देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले इसको रीड करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या बता रखा है। यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटेक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड्स टू योर माई सीक्वल सर्वर। सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये डेटाबेस, ये डीबीएमएस कौन सा हम लोग है, किसके अगेंस्ट हम लोग टारगेट कर रहे हैं। माई सीक्वल के अगेंस्ट, क्योंकि हम लोगों ने एक एरर जनरेट करा है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लाइंट इन्फो के सामने इस पर्टिकुलर सर्वर का वर्जन मिल जाएगा जो कि 5.1.73 बता रखा है। और उसके थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो आपको एक क्वेरी दिखाई देगी जो कि एसक्यूएल की क्वेरी है, जिसके सामने आपने जो कंटेंट डाला था वो दिखाई दे रहा है। अब इस एसक्यूएल क्वेरी में आपको क्या क्या पता चल रहा है। एक तो टेबल का नाम पता चल रहा है, कॉलम का नाम पता चल रहा है, एक और कॉलम का नाम पता चल रहा है। राइट। तो ये कुछ डिटेल्स है जो आपने यहाँ से निकाली। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता कर पा रहे कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जिनको वो सिलेक्ट कर रहा है। और एरर क्यों आया अब ये समझ लीजिए। हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया था, एक सिंगल कोड। हम लोगों ने एक सिंगल कोड दिया था, वो सिंगल कोड कहाँ पे आ गया, यूजर नेम के बीच में। मैंने यहाँ पर नेम के जस्ट बाद क्या किया था, एक सिंगल कोड प्रोवाइड किया था, और वो सिंगल कोड की वजह से आपको यहाँ पर एक एरर जनरेट हुआ। जिसकी वजह से देखो, यूजर नेम का पैरामीटर तो यहाँ पे बंद कर दिया उसने। और इस सिंगल कोड की वजह से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एरर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको खाली छोड़ दिया गया, इसको क्लोज नहीं किया गया। अगर मैं इसको यहीं पे क्लोज भी कर देता तो ये एरर शायद नहीं दिखता आपको स्क्रीन पे। बट क्योंकि आपने इसको क्लोज नहीं करा, खाली छोड़ दिया एक सिंगल कोड प्रोवाइड करके, इसलिए आपको यहाँ पर एरर दिखाया जा रहा है। तो उसने बोला कि आपके आपके सिंटेक्स में एक एरर है जो आपने प्रोवाइड करा है, और उस सिंटेक्स के एरर को आप रिजॉल्व करिए, क्या क्या है चीजें उसको आप चेक कर लीजिए। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का, जहां पर आपको कुछ एरर के थ्रू ये पता चलता है कि डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस का वर्जन, टाइप ऑफ क्वेरी, उस क्वेरी में से आपने कुछ काम की डिटेल्स निकाल दी, जैसे कि अकाउंट्स टेबल, यूजर नेम कॉलम और पासवर्ड कॉलम। ठीक है। अब एरर बेस का और भी यूज होगा, जब हम कुछ गलती करेंगे तब भी दोबारा एरर आएगा आपके सामने, और उस एरर के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलत करा है, क्या सही करा है। ठीक है। तो ये चीज समझ आई। सबसे पहले एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आपके जितने भी
मतलब जो भी आप क्वेरी यूज कर रहे हो, जो भी सर्वर क्वेरी यूज कर रहा है, उसके बारे में पता चल सकता है आपको। आपको डेटा, खासकर ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि हमें अब आगे हम जो भी क्वेरीज टारगेट करेंगे वो माई सीक्वल के अकॉर्डिंग टारगेट करेंगे, ना कि एमएस या ओरेकल या किसी और के लिए। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का। आप एरर जनरेट करिए, नॉर्मली एरर आप सिंगल कोड की वजह से जनरेट कर सकते हो। कहीं कहीं पे डबल कोड भी हो सकता है, तो आप डबल कोड देके भी जनरेट कर सकते हैं एरर को। ठीक है। आप सिंगल कोट्स या डबल कोट को देख के आप एरर जनरेट करते हैं। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं, यूनियन। यूनियन थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, तो एक नोटपैड फाइल ओपन करते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम लोग उसकी कुछ कंडीशन समझेंगे। किसी ने यूनियन कभी इंप्लीमेंट करा है एसक्यूएल में? करा है किसी ने इंप्लीमेंट यूनियन? ये यूनियन करा होगा तो आपने यूनियन की कंडीशंस पता होंगी आप लोगों को। देखिए यूनियन का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर दो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज होती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए? यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है? उसके बाद और फिर लास्ट में टेबल टू से सी और डी सिलेक्ट कर रहा है, राइट? और यूनियन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। हम्म। कॉम्बिनेशन क्या, किसका कॉम्बिनेशन? दोनों का जो रिजल्ट होगा वो कॉमन करके दिखाएगा, आपको मर्ज करके दिखाएगा एक साथ। दोनों का रिजल्ट आपको कॉमन, एक एक ही साथ दिखाएगा, ना कि अलग अलग। ठीक है। अब इसको समझ लीजिए। कंडीशंस क्या हैं वो दो जिस पे ये काम करता है। पहली कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम्स should be same in both statements। दोनों स्टेटमेंट्स में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? कितने हैं? और राइट हैंड साइड में भी कितने हैं? तो तभी ये स्टेटमेंट काम करेगी। अगर यहाँ पर तीन होते, यहाँ पर दो होते, तो ये काम नहीं करेगी। ये यहाँ पर दो होते, यहाँ पर तीन होते, तब भी ये काम नहीं करेगी। एसक्यूएल यूनियन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यूनियन में तभी वो दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स काम करेंगी जब आपने दोनों को, नंबर दोनों के स्टेटमेंट्स में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। कोई भी कॉलम हो, एबीसीडी कुछ भी हो, बट यहाँ पे अगर चार कॉलम है तो यहाँ पर भी चार होने चाहिए, यहाँ पर दो हैं तो यहाँ पे भी दो होने चाहिए। अदरवाइज ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगी और आपको एरर जनरेट करके देगी। ठीक है। उस एरर में यही लिखा होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम। ठीक है। पहला कंडीशन समझ आया? तो पहली कंडीशन है जहां पर आपको नंबर ऑफ कॉलम सेम रखने पड़ेंगे। सेकंड कंडीशन समझ लीजिए यूनियन के लिए। डेटा टाइप ऑफ these columns should be in same sequence। अब इसको समझ लीजिए। डेटा टाइप ऑफ these columns should be in same sequence। इसका मतलब ये है, अगर ए का डेटा टाइप, आपको पता है कौन कौन से यूज होते हैं एसक्यूएल में? एसक्यूएल में कौन डेटा टाइप कौन कौन से पढ़े हैं आप लोगों ने? प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी सभी ने कुछ ना कुछ, एक लैंग्वेज तो कोई ना कोई पढ़ी होगी। तो ये सारे क्या हो गए आपके? डेटा टाइप्स, राइट? एसक्यूएल में इनमें से दो ही डेटा टाइप सपोर्ट करता है। पहला है आपका इंटीजर, एंड सेकंड है वैर। वैरकर मतलब कैरेक्टर, स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग और इंटीजर दो ही डेटा टाइप आपके सपोर्ट करता है। इंटीजर में आपका सारा आ जाता है, वो फ्लोट, डबल वगैरह सब आ जाएगा।
और वेरिएबल कैरेक्टर में आपके अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर सब आ जाएंगे। ठीक है। ये दो डेटा टाइप है जो कौन सपोर्ट करता है आपका एसक्यूएल। अब यहाँ पर मैंने बोला डेटा टाइप ऑफ दिस कॉलम शुड बी सेम, शुड बी इन सेम सीक्वेंस, मतलब मान के चलिए कि ए का डेटा टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पर सी का डेटा टाइप टाइप भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी स्टेटमेंट। अगर बी का डेटा टाइप वैरचर है, तो डी का डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए, वैरचर ही होना चाहिए। अगर ये इंटीजर हुआ तो यहाँ पर एरर आएगा और आप ये क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। मतलब जो भी कॉलम, आप हर एक कॉलम का एक डेटा टाइप होता है ना, जैसे सीरियल नंबर हो गया, सीरियल नंबर में आपको पता है वो इंटीजर ही नंबर आएगा। यूजर नेम में वैरचर होगा, पासवर्ड में वैरचर होगा, फोन नंबर में इंटीजर होगा। ऐसे करके आपको अलग अलग डेटा टाइप्स यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो जो भी कॉलम आप यहाँ प्रोवाइड करोगे, उसका जो डेटा टाइप है वो मैच करना चाहिए राइट हैंड साइड वाले के पहले कॉलम के डेटा टाइप से। ठीक है। फिर लेफ्ट हैंड साइड के सेकंड को राइट हैंड साइड के सेकंड के डेटा टाइप से मैच करना पड़ेगा। बट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो अलग अलग टेबल है, हो सकता है कॉलम। मैंने आपको बताया था कि एक कॉलम में, सॉरी, एक टेबल के अंदर दो कॉलम सेम नाम से नहीं हो सकते, बट दो अलग अलग टेबल में तो दो कॉलम, दो से ज्यादा कॉलम सेम नाम से हो सकते हैं। तो ये दो कंडीशन समझ आ गई। ये कंडीशन है, अगर अदरवाइज यूनियन काम ही नहीं करेगा। अगर आपके नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे या फिर इनका डेटा टाइप सेम सीक्वेंस में नहीं होगा, तो ये यूनियन काम नहीं करेगा, आपको एरर देगा, आउटपुट नहीं देगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो भी लिख लीजिए। वो एक्सेप्शन कौन सा डेटाबेस है, माई सीक्वल। माई एसक्यूएल जो डेटाबेस है उसके लिए एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन सेकंड वाले रूल के लिए, सेकंड वाली कंडीशन माई सीक्वल डेटाबेस पे नहीं काम करेगी। सेकंड वाली कंडीशन माई सीक्वल पे काम नहीं करेगी। मतलब माई सीक्वल में अगर आपका ये इंटीजर है और ये वैरचर है, तो यहाँ पर ये इंटीजर और वैरचर उससे कोई मतलब नहीं है। किसी भी सीक्वेंस में आप कुछ भी प्रोवाइड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन से डेटाबेस में, माई सीक्वल डेटाबेस में। ये इसके लिए एक्सेप्शन है, ये समझ के लिख लीजिएगा आप ध्यान से। और बाकियों, अगर आप ओरेकल, माई एमएस सीक्वल या किसी और के अगेंस्ट टारगेट कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको दोनों कंडीशंस मैच करनी पड़ेगी। माई सीक्वल में सिर्फ पहली वाली कंडीशन आपको मैच करनी है, सेकंड वाली मैच करने की जरूरत आपको नहीं है। समझ आइए कंडीशंस। चलिए अब इन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कैसे करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, आपको एरर में ये तो पता चल गया टेबल का नाम क्या है, कॉलम्स के नाम क्या है, बट यहाँ पर ये नहीं पता आपको क्या है ना। ये एस्ट्रिक लिखा हुआ, और एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑल कॉलम्स, राइट। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ऑल कॉलम्स। अब हमें नहीं पता कितने कॉलम वहां पर अवेलेबल हैं, किस टेबल में, अकाउंट्स टेबल में। तो यहाँ आप एक स्पेशल सिंटेक्स यूज करोगे, या एक स्पेशल कैरेक्टर आप यूज करोगे जिसको बोला जाता है नल। नल का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, राइट। तो जैसे यहाँ पे सिलेक्ट एक कीवर्ड है एसक्यूएल का, फ्रॉम एक कीवर्ड है, यूनियन एक कीवर्ड है, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, एंड, और ये सब क्या है, एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं, राइट। वैसे ही नल भी क्या है, एक एसक्यूएल का कीवर्ड्स है, कीवर्ड है। ये एक अल्फाबेट या वैरचर की तरह कंसिडर नहीं करेगा इसको। ये नल क्या करेगा इसको, मतलब आपका एसक्यूएल में जब आप नल, एसक्यूएल स्टेटमेंट में जब आप नल डालोगे, तो उसको पता चल जाएगा कि आप एक कीवर्ड यूज कर रहे हो, जिसका मतलब है कुछ भी नहीं। अब इसकी मदद आप कैसे लोगे, यही स्टेटमेंट में उठा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट में हमारा कंट्रोल नहीं है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर ली हुई है, इस स्टेटमेंट में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। आपका, आपकी चेंजेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, इस पोजीशन से। आपके चेंजेस कहाँ से स्टार्ट होंगे, इस पोजीशन से, क्योंकि मैं जो भी चीज यहाँ डालूंगा, वो चीज यहाँ से लिखना स्टार्ट होगी, है ना। वो चीज यहाँ से जैसे मैंने सिंगल कोट डाला था, तो ये सिंगल कोट बीच में दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ से वो चीजें लिखना स्टार्ट होंगी जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट को हमें जनरेट करना है, उसमें पता करना है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। मान के चलिए यहाँ पे हैं दो, बट यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है एस्ट्रिक। अब एस्ट्रिक का मतलब नहीं पता हमें। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमें पता है कि चलो दो हैं, लेकिन हम प्रूफ कैसे करें कि एक्चुअल में दो कॉलम्स वहां पर अवेलेबल। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप नल कैरेक्टर्स का यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दोगे। कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, आपको पता है एसक्यूएल जो क्वेरी स्टेटमेंट है, लैंग्वेज है, इसमें आपको केस सेंसिटिविटी की जरूरत नहीं है।
आप कैसे भी कैरेक्टर्स को लिख सकते हैं, अपर केस में लिखना है तो अपर केस में लिख लीजिए, अदरवाइज लोअर केस। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से एक स्टेटमेंट वहां पर भेजोगे। अब ये क्या करेगा, अगर वहां पर राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट में अगर एक कॉलम होगा, तो क्या होगा, राइट हैंड साइड वाले में भी ये कंसिडर कर लेगा। लेकिन क्योंकि दो है, हमने एग्जांपल में कितना समझा यहाँ पे कि दो कॉलम है, तो यहाँ पर आपको इस स्टेटमेंट के बाद क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा। तो आप फिर क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, एक और नल यहाँ पर ऐड कर दोगे आप, ताकि अब यहाँ पे आपने कितने कॉलम बता दिए, दो। और यहाँ पर भी कितने थे, दो, हमने दो मान के चला कॉल में। तो इस समय आपको एरर नहीं मिलेगा। तीन कर दोगे फिर एरर मिलने लगेगा, तीन करोगे मिलेगा। तो बेसिकली आपको क्या समझ आया यहाँ से, कि आपको नल वैल्यूज एक एक करके बढ़ाते जानी है, और जब आपको लगे कि एरर नहीं मिल रहा है, तो उसी पॉइंट पर आपके नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने आपने नल लिखे होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स वहां पर अवेलेबल होंगे। समझ आया, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, अब हमें इस स्टेटमेंट को बनाना कैसे है, जैसे मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं होगी। समझ लीजिए कैसे स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले आपको ये वाला यूजर नेम जो है वो बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो यूजर नेम का सिंगल कोट है ना, इसको इस तरीके से बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेरी काम नहीं करेगी। जो भी डेटा आप डालोगे, वो क्या समझेगा कि आप यूजर नेम की जगह वो सारा डेटा डाल रहे हो, मतलब उसको वो क्या कंसिडर करेगा, यूजर नेम। इसीलिए आपको इस स्टेटमेंट से पहले क्या लगाना पड़ेगा, एक सिंगल कोट, ताकि वो यूजर नेम वाला पैरामीटर जो है वो बंद हो जाए, और उसके बाद मैं अपनी सेकंड क्वेरी को यूनियन के थ्रू प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँ, जहां पर मैं मान के चल रहा हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम्स में कितने लेके चल रहा हूँ अभी के लिए, टू। ठीक है। अच्छा, ये देने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं पता टेबल का नाम क्या है, तो हम लोग खाली छोड़ सकते हैं। हमें फ्रॉम स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ नल, कि हमें दो कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं वो बात की बात है, पहले हम ये कंफर्म करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है। तो आप एक एक करके नल के वैल्यू को आप यूज करते रहिए और बढ़ाते रहिए। अच्छा, इतना देना काफी नहीं है। क्यों नहीं है काफी, क्योंकि इसके बाद वाली स्टेटमेंट एरर जनरेट करेगी। ये तो, ये जो पार्ट है, अगर मैं आपको ये यूज करके दिखाऊं, एक बार देख समझ लीजिए इसको, अगर मैं यही वैल्यू सिर्फ यहाँ पे डाल दूं और यहाँ पर ये करूं, तो फिर आपको एक एरर मिलेगा। वो एरर अगेन सेम होगा, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा, वही पुराने जैसा मिलेगा। क्यों मिला एरर, ये क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है, ये जो चीजें हैं, ये एरर जनरेट कर रही है। करेंगी करेंगी, क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, नल के जस्ट बाद क्या लगा दोगे आप, कमेंट। आप क्या कर दोगे, सारी क्वेरी को कमेंट कर दोगे। और आपको बताया था मैंने, अगर डेटाबेस माई सिक्वल है, तो डबल हाइफन के बाद क्या आएगा, एक स्पेस आएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, मतलब हमारी क्वेरी कुछ इस तरीके से बनेगी। पासवर्ड में आप कुछ भी डाल दीजिए, करिए। एरर मिल रहा है, लेकिन एरर इस बार पढ़िए अलग है। एरर में क्या लिखा हुआ है, द यूज्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट्स हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम, मतलब मैंने कितने दिए थे, दो। तो दो नहीं है, अलग है, कुछ और है, वो आपको अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप हमेशा एक से स्टार्ट करिए, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच बढ़ाते जाइए, जब तक आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब तक आप इस वैल्यू को बढ़ाते जाइए। ठीक है। तो तीन के साथ ट्राई करेंगे, फिर चार के साथ, पांच के साथ करके बताइए एक बार जल्दी से आप लोग सभी। इसे एप्लीकेशन पे ओपन कर लीजिए। जिन लोगों के पास ये नहीं है वो ग्लोबल हैकिंग वाले नेटवर्क से कनेक्ट करिए और ये वाला आईपी एड्रेस डालिए। इसको परफॉर्म करके बताइए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं।
बाकी लोग एक बार निकाल के देखिए कितना आ रहा है। न्यू स्टूडेंट्स हैं या पुराने हैं? तो नया बैच है मतलब, कब से स्टार्ट हुआ? स्टूडेंट में वो मैं ऐड करा देता हूँ इसमें। टाइमिंग आपने भेजा है, और इसमें से आप कौन सा बैच ले रहे हो? Okay, और 9 से 10। ठीक है, ठीक। हो गया सभी का? कितना आया? आ रहा है 7 7 में आपको कुछ एरर मिल रहा है? एरर नहीं मिल रहा, आउटपुट आ रहा होगा, राइट? ठीक है, तो आप इस तरीके से देखोगे, जब ये क्वेरी आपने यूज करा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको क्या मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा इस बार, ना कि एक एरर। और वो आउटपुट में आपको कुछ भी दिखाए,
हमें बस एक नॉन एरर वैल्यू चाहिए थी, नॉन एरर वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आपको ये पता चल जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, डेटा टाइप तो हमें यहाँ पे चेक नहीं करना, बट अगर करना होता तो वो भी मैं बता देता हूँ। मान के चलो माई सीक्वल नहीं कोई और डेटाबेस होता, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोई और डेटाबेस होगा तो वहां पर आपको डेटा टाइप भी चेक करना पड़ेगा। तो वो कैसे चेक करोगे आप, यही जो स्टेटमेंट अभी आपने लिखी है यहाँ पर आप एक एक कॉलम का डेटा टाइप चेंज करते रहो, उसको नंबर लिख दो या अल्फाबेट लिखना है अल्फाबेट लिख दो। मतलब आप चेक करोगे यहाँ पे, अगर आपको ये वैल्यू पुट करने के बाद कोई एरर नहीं मिलता है तो मतलब फर्स्ट कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। अगर एरर मिलता है तो क्या होगा, वैर। समझ आया कॉन्सेप्ट। अगर आपने इंटीजर यहाँ पे पुट किया, इंटीजर पुट करने के बाद आपको एरर नहीं मिलता है तो मतलब इंटीजर होगा। अगर आपने वैर पुट किया यहाँ पे, कुछ भी वेरिएबल कैरेक्टर कुछ भी डाल दिया, अगर आपको यहाँ पे भी एरर नहीं मिलता है तो ये कैरेक्टर होगा, वैर होगा। एरर मिलता है तो मतलब इंटीजर होगा। एक वैल्यू पुट करो, कुछ भी नंबर डाल दो या अल्फाबेट डाल दो। अल्फाबेट डालोगे तो सिंगल कोट्स के अंदर डालना, नंबर डालोगे तो एज इट इज डाल दोगे। अगर एरर मिलता है तो जो डेटा टाइप आपने डाला है वो नहीं है, उसका दूसरा वाला है, राइट। और अगर एरर नहीं मिलता है तो वही डेटा टाइप है। और ये एक एक करके करिए, ताकि अगर आपने एक साथ सारे चेंज कर दिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा किसकी वजह से एरर आ रहा है और किसकी वजह से एरर नहीं आ रहा है। तो एक एक करके सभी के डेटा टाइप आप चेंज करोगे, ताकि अच्छा यहाँ पे आप चेक करो तो कोई एरर नहीं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि माई सीक्वल है। जैसे मैंने अभी एस प्रोवाइड किया, मुझे एरर नहीं मिला, और यहीं पे मैं नंबर भी, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि ये माई सीक्वल डेटाबेस है। एरर में पता चल गया था ना कि माई सीक्वल है ये। माई सीक्वल पे सेकंड कंडीशन नहीं लगती। माई सीक्वल में आपको ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि डेटा टाइप कौन सा है। तो इसलिए यहाँ पे आप नंबर भी डालो तो भी आपको एरर नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी एस डाला था तो एरर नहीं मिला, नंबर भी डालूंगा तो भी आपको एरर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौन सा डेटाबेस है, माई सीक्वल। बाकी कोई और होता तो आपको एरर मिलता, दूसरे में नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे चेक करना है। क्या कह रहे हैं, क्या नहीं पता करना ना, आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है, जब डेटा टाइप पता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि चाहे आप इंटीजर डालो जहां वहां पे या वेरिएबल डालो, तो जरूरत कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। बाकियों में क्या होगा, मान के चलो ऐसे समझो इस चीज को, जैसे दो कॉलम बताए थे आपको। लेफ्ट हैंड साइड वाले में पहला कॉलम इंटीजर था और दूसरा कॉलम वैरिएबल था। ठीक है, और ये माई सीक्वल नहीं एमएस है या ओरेकल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उस पेज में क्या होगा, राइट हैंड साइड में मान के चलो आपको यूजर नेम पासवर्ड निकालना होता। अब आपको पता है दोनों क्या है, वेर कह रहे हैं, आपको यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू निकालनी है कॉलम्स की, आपको पता है दोनों कॉलम्स क्या होंगे, वेर कैर। तो वेरिएबल कैरेक्टर वाला जो है कॉलम, यहाँ पर आप पासवर्ड या यूजर नेम के पैरामीटर को लिखते, और दूसरा इसके बाद आप नहीं लिख पाते, क्योंकि एक ही यहाँ पर आपको कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर दिया था, दूसरा क्या था, इंटीजर था। तो ये होता, लेकिन यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि सारे ही आप चाहे कुछ भी डाल दो किसी भी कॉलम की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ये माई सीक्वल डेटाबेस है। माई सीक्वल में डेटा डेटा टाइप चेक नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, लिख लेना आपको ये चीज अलग से। ठीक है, तो डेटा टाइप चेक कैसे करना है और नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब हमें डेटा चाहिए है, तो डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने के लिए आप किस तरीके की क्वेरी यूज करोगे। अच्छा, उससे पहले एक चीज और चेक कर लो। हमें ये नहीं पता कि इन 7 नल में से मैं कौन से जगह पे वैल्यू डालूं, तब जाके आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे आउटपुट दिखाई देगा। क्योंकि जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे अभी लिखा हुआ था कि वो 7 कॉलम सिलेक्ट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि उन 7 के 7 कॉलम्स का आउटपुट वो आपको स्क्रीन पे दिखाए। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में कि ये चीज सर्वर पे डिपेंड करती है। डेटाबेस तो सारा फेच करके सर्वर को दे देगा। अब ये चीज सर्वर पे डिपेंड करती है कि सर्वर उसमें से आपके सामने आपको क्या डेटा दिखाता है, विजिबल डेटा क्या है आपके सामने। ये 7 के 7 कॉलम यहाँ पे होने का मतलब ये नहीं कि 7 के 7 विजिबल कंटेंट आपको दिखाई देंगे। तो वो विजिबल कॉलम्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप इन सभी को, अभी तो हमारे केस में क्या है कि हम कौन सा माई सीक्वल है तो डेटा टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सभी को नंबर से रिप्लेस कर दो। इसके बाद होगा क्या, जब आप सभी को नंबर से रिप्लेस कर दोगे, एरर नहीं आएगा। एरर क्यों ही आएगा, क्योंकि आपके कॉलम्स अभी भी आपने 7 डाले हुए हैं ना, तो एरर तो नहीं आएगा, क्योंकि डेटा टाइप का भी कोई पंगा नहीं है यहाँ पे। तो एरर नहीं आएगा आपको, इससे ये पता चल जाएगा कि जिस भी वैल्यू के सामने ऐसे नंबर्स लिखे आएंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ।
जैसे इसके सामने क्या लिखा गया, 2, इसके सामने क्या लिखा है, 3, और इसके सामने लिखा है 4। मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम के, इन कॉलम्स की जगह जो आप इनपुट डालोगे, जो भी आप कॉलम के नाम डालोगे, वही चीजें आपके सामने यूजर नेम, पासवर्ड और सिग्नेचर के सामने आ जाएंगी। हाँ मतलब मान के चलो सेकंड वाला यूजर नेम है, थर्ड वाला पासवर्ड है और फोर्थ वाला सिग्नेचर है, ये तो उसके अकॉर्डिंग है। बट हम अपनी स्टेटमेंट देंगे यहाँ पे, हमें अकाउंट्स टेबल से अभी मतलब नहीं है। हम अपनी स्टेटमेंट्स पहले प्रोवाइड करेंगे इसको, कोई सेकेंडरी स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड में दे रखी है ना, ये वाली सेकेंडरी स्टेटमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं अभी। तो ये जो स्टेटमेंट होगी वो जरूरी नहीं है कि अकाउंट्स टेबल से निकाले, हो सकता है अकाउंट्स टेबल के भी निकाले या किसी और टेबल से भी हम डेटा निकाल सकते हैं। क्योंकि इनिशियल आपके लिए, आपको ये नहीं पता कॉलम्स के नाम क्या हैं, आपको ये भी मान के चलो आपको वो क्वेरी नहीं मिलती जो हमें एरर में मिली, क्योंकि हर जगह नहीं मिलेगी आपको, मैंने आपको बताया था कि वो क्वेरी हर जगह आपको एरर में नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मिल रही है तो आपको टेबल का नाम तो पता चल गया, लेकिन अगर नहीं पता होता तो आप कैसे निकालते टेबल के नाम, कॉलम्स के नाम। तो ये चीजें आप यूनियन की मदद से इजीली निकाल सकते हो। कैसे, वो मैं आपको भी बताऊंगा, पहले तो ये समझ आ गया। अब मुझे जो भी कॉलम के नाम डालने हैं वो मैं इन्हीं 3 जगह पे डालूंगा, क्योंकि और बाकी के नंबर्स आपको वेबसाइट पर कहीं भी रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिखेंगे। सिर्फ 3 ही जगह के वैल्यूज हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, 2, 3 और 4। चाहे यहाँ पे आप कुछ इंटीजर वेरिएबल कैरेक्टर कंटेंट डाल दो, वो भी आपके सामने यहीं पे दिख जाएगा, कुछ और डालोगे तो वो भी यहीं दिखेगा। तो मतलब है सर्वर इन तीनों कॉलम के रिजल्ट आपको शो कर रहा है, बाकियों के नहीं कर रहा है। फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ के रिजल्ट आपके स्क्रीन पे शो नहीं हो रहे हैं, सिर्फ 2, 3, 4 के ही शो हो रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हम जो भी कॉलम का आउटपुट निकालना चाहते हैं वो हम कहाँ पे डालें, इन 3 जगहों पर ही इंसर्ट करें। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये नल वाली स्टेटमेंट यूज, क्योंकि उससे आपके सामने एक्स्ट्रा चीजें नहीं दिखेंगी। हमें पता चल गया सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम है, तो आप एक एक करके उनके जगह कुछ ना कुछ डाल सकते हो, जैसे कि मैंने एक बार डाल दिया। अगर आपको डेटाबेस का वर्जन पता करना है तो आप डाल सकते हो ये, एक कमांड है, @वर्जन। ये लिख के आप माई SQL डेटाबेस के वर्जन को पता कर सकते हो। या फिर ये लिख लो आप, डेटाबेस फंक्शन, ये आपको डेटाबेस का नाम बताता है। मैंने आपको बताया था डीबीएमएस के अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। एक डीबीएमएस जैसे माई SQL, उसके अंदर आप मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हो। तो अभी आपका करेंट डेटाबेस कौन सा है, उसका नाम पता करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डेटाबेस फंक्शन। ठीक है। तो आपको 2 कॉलम के आगे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। जो सेकंड कॉलम जहाँ पे 2 लिखा आ रहा है उसके आगे क्या मिलेगा आपको, वर्जन। और 3 के आगे, यहाँ पे पासवर्ड के आगे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, डेटाबेस का नाम। तो उसको पेस्ट करके देखिए यहाँ पे एज इट इज। तो वर्जन क्या दिखा रहा है, 5.1.41 समथिंग करके। और डेटाबेस का नाम क्या दिखा रहा है, NOWASP। ठीक है। तो जो भी आप, अगर मैं यही चीजें यहाँ डाल देता तो नहीं दिखता, अगर मैं फर्स्ट की जगह डाल देता यही चीज, मान के चलो मैंने यहाँ पर इसको Ctrl+X किया, ये हटा दिया और कॉमा लगा के ये डाल दिया मैंने, तो मुझे ये नहीं मिलता आउटपुट, मुझे सिर्फ डेटाबेस का नाम पता चलता, कुछ भी नहीं मिलता कहीं पे भी, आपको ये नहीं बताता कि डेटाबेस का वर्जन और वो सब क्या है। वही पता करने के लिए मैंने नंबर से रिप्लेस कर दिया सभी को, अपना आउटपुट लेके, क्योंकि यही 3 कॉलम्स हैं जो ये शो कर रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यही 3 कॉलम्स हैं जिनके आउटपुट आपको शो करेगा। मैंने दिखा दिया आपको, फर्स्ट में डाल के दिखाया, आपको वर्जन नहीं मिला कहीं पे भी। राइट। तो नहीं, वर्जन नहीं मिलेगा, फिर आपको थर्ड पे वर्जन दिखाएगा। हाँ, थर्ड में अगर आप वर्जन डालोगे तो थर्ड पे वर्जन दिखा देगा। है ना। तो आपको ये कमांड्स पता होनी चाहिए कि ये @ वर्जन क्या है, डेटाबेस फंक्शन क्या है। ठीक है। अब इसके अलावा अब बात करते हैं सबसे पहले टेबल्स के नाम कैसे निकालना, मतलब